नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के लिए। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स के संबंध में क्लासिफिकेशन। हिंदी में इसको वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। यानी स्टैटिक्स में जो भी डेटा दिए हुए होते हैं जिन पर हमें काम करना है, यानी जिन डेटा पर सांख्यिकी में हम गणना करने का काम करते हैं, उन डेटा को सबसे पहले सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज करना, यानी व्यवस्थित करना, क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। यानी सांख्यिकी में समंकों को सबसे पहले सुव्यवस्थित क्रम में रखने की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं, ताकि इन डेटा पर आसानी से कोई भी कार्य किया जा सके। तो डाटा को, समंकों को व्यवस्थित करने की क्रिया, विभाजित करने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। अब सांख्यिकी में वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। एक तो उन्हें सीरीज के रूप में व्यवस्थित करना, और दूसरा तरीका है उन्हें सारणी के रूप में व्यवस्थित करना। यानी अगर हम एक सामान्य श्रेणी में जब हम डेटा को व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम श्रेणीकरण कहते हैं, और अगर उन डेटा को, समंकों को रो और कॉलम की फॉर्मेट में सेट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम सारणीयन कहते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि डेटा को कितनी सीरीज में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सीरीज। देखिए, सीरीज तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। नंबर 2 है डिस्क्रीट सीरीज, से हिंदी में बोलते हैं खंडित श्रेणी। और नंबर 3 है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसे बोलते हैं अखंडित या सतत श्रेणी। तो वर्गीकरण में श्रेणियों का 3 प्रकार से विभाजन होता है। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी, नंबर 2 खंडित श्रेणी, और नंबर 3 अखंडित श्रेणी। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि सांख्यिकी में जब कोई डेटा पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से संग्रहित किया जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से जैसे जैसे डाटा हमें प्राप्त होते हैं, हम उन समंकों को उसी फॉर्मेट के रूप में लिखते जाते हैं। तो ऐसी सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है, इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं ले लेता हूं एक क्लास के विद्यार्थियों के मार्क्स। तो जैसे मार्क्स मेरे को हर एक स्टूडेंट से इस प्रकार मिले 5, 7, 5, 6, 5, 10, 0, 9, 4, 3, 2, 0, 4, 6, 4, 9, 10। यानी ये अलग अलग स्टूडेंट से मुझे जैसे जैसे उन विद्यार्थियों के नंबर, एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, प्राप्त होते गए और मैं उनको लिखता गया उसी फॉर्मेट में जैसे मेरे को वो डेटा प्राप्त हुए। तो इंडिविजुअल सीरीज की पहचान यही है कि एक पैराग्राफ बन जाता है इससे। अगर मान लीजिए मुझे 100 विद्यार्थियों के डेटा कलेक्ट करने हो और मैं उन 100 विद्यार्थियों से अलग अलग डेटा पूछ के उनको वर्गीकृत कर रहा हूं, तो मुझे 100 बार उनके डेटा अलग अलग फॉर्मेट में लिखने पड़ेंगे।
अब इस सिचुएशन में क्या होता है, कुछ डेटा बार बार रिपीट भी हो जाता है। जैसे मैंने 5 लिखा, फिर मेरे को 5 मिला, मैंने फिर से लिखा, तो इस श्रेणी में डेटा का रिपीटेशन होता रहता है। व्यक्तिगत श्रेणी, ये श्रेणी आपके सामने, यानी इसमें इंडिविजुअली प्रत्येक व्यक्ति से जैसे जैसे डाटा हमें अवेलेबल होते हैं, प्राप्त होते हैं, हम उन्हें उसी फॉर्मेट में लिखते जाते हैं, चाहे वो डेटा कितनी ही बार रिपीट ही क्यों न हुआ हो। तो ऐसी सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। अब देखो इसकी प्रॉब्लम क्या है, ऐसी सीरीज में अगर डेटा बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो ये श्रेणियां बहुत बड़ी बन जाती है, जिन पर गणना करने में काफी समय और टाइम कॉस्ट कंज्यूम होती है। तो इसी तरह से मार्क्स हैं, किसी की हाइट है, किसी की विड्थ है, या कोई भी वेट वगैरह है, तो उसमें हम इंडिविजुअल सीरीज का उपयोग कर सकते हैं। अब हमारी रही दूसरी बात, डिस्क्रीट सीरीज। हिंदी में बोलते हैं इसको खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में क्या होता है, जैसे देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज है, मैं इसी को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करूंगा। देखिए सबसे पहले तो खंडित श्रेणी की पहचान, व्यक्तिगत श्रेणी को जब तोड़कर छोटा भाग कर दिया जाता है तो वो खंडित हो जाती है, यानी डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। तो खंडित श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज का एक शॉर्ट फॉर्म है, छोटा रूप है। अब इसमें होता क्या है, इसमें 2 कॉलम होते हैं। नंबर 1 कॉलम होता है x और नंबर 2 कॉलम होता है f। अब x कॉलम क्या होता है, x कॉलम वह मान होता है जिस पर हमें कार्य करना है, जिस पर हमें एनालिसिस करना है, जिस डेटा पर हमें गणना करनी है, वो हमारा x डेटा कहलाता है। अब x डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, उसकी बारंबारता क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है f। f का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति या बारंबारता। x एक स्वतंत्र चर है जिस पर हमें काम करना है। तो देखिए जैसे ये मार्क्स दे रखे आपके सामने, सबसे पहले 5, मैंने यहां लिखा 5, फिर देखो 7, ये मैंने लिखा 7, फिर देखिए 5 फिर से आ गया, तो मेरे को एक बार कॉमन डेटा लिखना है, 6 ले लिया, फिर 10 ले लिया, 0, 9, 4, 3, 2, ये हो गए सारे डेटा। अब देखिए 5 कितनी बार है, देखो 1 2 3 बार है, तो हम फ्रीक्वेंसी के सामने 3 लिख देंगे, 5 के एकदम जस्ट सामने। अब है 7 देखिए एक बार ही है, तो इसके सामने मैंने 1 लिख दिया। इसी तरह से 6 2 बार है, मैंने 2 लिख दिया। 10 कितनी बार, देखो 2 बार है, तो मैंने ये 2 लिख दिया। अब 0 1 बार और 1 2 बार है, तो मैंने इसके सामने भी 2 लिख दिया। 9 2 बार है, तो मैंने ये 2 बार लिख दिया। 4 देख लीजिए, 4 2 बार है, ये भी 2 बार लिख दिया मैंने। 3 देखिए कितनी बार है, 1 बार है, तो मैंने 1 लिख दिया। 2 देखिए 1 बार है, मैंने 1 लिख दिया। अब इनकी टोटल कर लीजिए, 1 और 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 और 16। ये हो गया आपका सिग्मा एफ, यानी फ्रीक्वेंसी की टोटल। इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कुल 16 विद्यार्थियों के डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब ये व्यक्तिगत श्रेणी के फॉर्म में है और ये सेम डेटा खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज के रूप में है। तो देखिए दोनों में अंतर यही है, इंडिविजुअल सीरीज में डेटा रिपीट होता रहता है बार बार, चाहे वो कितनी बार क्यों ना है, उसको उतनी बार लिखना पड़ेगा। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में एक डेटा एक बार लिखा जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को उसके एफ वॉल्यूम के सामने लिखा जाता है। यहाँ पे x का मतलब है 5 विद्यार्थी के नंबर हैं और 5 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 7 नंबर वाले 1 विद्यार्थी हैं, 6 नंबर वाले 2 विद्यार्थी हैं, 10 वाले 2 हैं। इस तरह से ये अलग अलग नंबर अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या को प्रस्तुत करा। तो ये हो गई खंडित श्रेणी। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ x और f दो अलग अलग दे रखे हैं कॉलम। किसी क्वेश्चन में मान लीजिए x और f की हमें पहचान करने में कई बार मान लो समस्या आ जाएगी, तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए नंबर 1 पॉइंट है, किसी भी घटना का
आउटपुट हमेशा x होगा। दूसरा रूल, अब देखिए आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके सामने दो ऑप्शन आ गए, नंबर ऑफ गोल्स और नंबर ऑफ प्लेयर, यानी खिलाड़ियों की संख्या और खिलाड़ी द्वारा किए गए गोल्स की संख्या। तो देखिए नंबर ऑफ गोल्स और नंबर ऑफ प्लेयर में आउटपुट हमेशा नंबर ऑफ गोल्स होगा, क्योंकि विद्यार्थी खेलेंगे और वो फुटबॉल में गोल करेंगे, तो उनका रिजल्ट यही है, गोल करना। इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स में विद्यार्थी हमेशा रिजल्ट पर काम करेंगे, उनके नंबर उनका रिजल्ट होगा, तो मार्क्स हमेशा x होगा। तो देखिए किसी भी घटना का, किसी भी इवेंट का जो आउटपुट होता है उसे आप हमेशा x मानोगे। जैसे नंबर ऑफ गोल्स, मार्क्स, नंबर ऑफ फ्लावर और नंबर ऑफ प्लांट में प्लांट f होगा और उस पर लगने वाले फूल उसका रिजल्ट है, तो वो x होगा। नंबर 2 पॉइंट, x की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, यानी x की जो वैल्यू है वो हमेशा कॉमन लिखी। जैसे मान लीजिए 5 नंबर वाले 3 विद्यार्थी हैं, तो मैं ये नहीं लिख सकता 5 वाले 4 विद्यार्थी हैं, मुझे इन दोनों का टोटल करके ही लिखना पड़ेगा। यानी x की जो वैल्यू है वो आप बार बार नहीं लिख सकते, एक कॉमन डेटा ही आपको लिखना पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए 6 विद्यार्थी वाले भी 7 है, तो देखिए x का जो वैल्यू है रिपीट नहीं होती, लेकिन f की वैल्यू रिपीट हो सकती है। x की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, परंतु f रिपीटेबल है, f रिपीट हो सकता है। अब देखिए नंबर 3, x की वैल्यू 0 हो सकती है, f की नहीं। यानी जैसे देखिए x और f 0 नंबर वाले 5 विद्यार्थी हैं, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, 0 नंबर वाले 5 विद्यार्थी बिल्कुल हो सकते हैं, ये घटना हो सकती है। लेकिन मैं आप अगर ये कहूं कि 5 नंबर वाले विद्यार्थी की संख्या 0 है, यानी ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको लिखना गलत होगा, ये एक सही डेटा नहीं है। यानी 5 नंबर वाले कोई विद्यार्थी नहीं, तो ये डेटा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट है, किसी भी घटना का आउटपुट हमेशा x होगा। नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ फ्लावर, ये सभी x हैं। x की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, f की वैल्यू रिपीटेबल है, x का मान एक बार ही आएगा, f बार बार रिपीट हो सकता है a की वैल्यू। x की वैल्यू 0 हो सकती है, यानी कोई भी डेटा का मान 0 हो सकता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 0 नहीं होगी। तो 0 होने का मतलब है वहां कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो ये 3 जो गोल्डन रूल है, इनको आप ध्यान से नोट कर लेना, ये खंडित श्रेणी की पहचान करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब तीसरी सीरीज है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, इसमें भी 2 कॉलम होते हैं, x और f। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें जो x का डेटा होता है वो होता है ग्रुप के रूप में। जैसे मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये मान लीजिए मैंने एक क्लास के विद्यार्थियों के नंबर लिए 10 नंबर से लेके 50 नंबर तक की सीरीज के रूप में। एक और ले सकते हो आप 0 से 10, ये x हो गया। और अब देखिए 0 से 10 वाले विद्यार्थियों की संख्या 5, 3, 5, 2 और 7। 7 2 9 10 14 15 16 17 18 19 20 और 2 22। ये आपका सिग्मा f हो गया। यानी x ग्रुप के रूप में है और f वही फ्रीक्वेंसी है। यानी खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्ट फॉर्म, यानी उससे भी छोटा रूप अखंडित श्रेणी कहलाती है। अब ये सीरीज आगे डिवाइड नहीं होती है, इसीलिए इनको नाम अखंडित श्रेणी दिया जाता है। यानी ये श्रेणियां कंटिन्यू इसी क्रम में चलेगी, अब इनको हम और छोटा
नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस सीरीज अखंडित श्रेणी या श्रेणी भी कहलाती है ये। अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये x एक ग्रुप के रूप में है और f इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये इसके टोटल डेटा हो गए। अब देखिए ये जो शून्य है ये है हमारा L1, इसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट, यानी ये जो पहला ग्रुप है 0 से 10 का, इसमें निम्नतम वैल्यू 0 है, इसे हम निम्न सीमा के नाम से जानते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप के नाम से जानते हैं, और इसे कोडिंग के रूप में L1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से ये आपकी L2 है, इसे अपर लिमिट ऑफ द ग्रुप कहते हैं, यानी ग्रुप की उच्चतम सीमा। अब रही इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ 0 से लेके 10 तक की वैल्यू शामिल है, लेकिन जैसे ही हम अगला ग्रुप देखते हैं यहाँ 10 से 20 फिर से है। अब इसमें ये जो 10 है ये इसकी L1 है और ये इसकी L2 है। अब ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पे ये है कि यहाँ अगर 10 शामिल हो रहा है और यहाँ पर भी अगर 10 शामिल हो रहा है तो 10 की जो वैल्यू है वो फर्स्ट ग्रुप में इन्वॉल्व होगी या सेकंड ग्रुप में इन्वॉल्व होगी, तो ये जरूरी बात समझने वाली है। तो देखिए यहाँ पे अपर लिमिट 10 तो है, लेकिन इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि यहाँ पे 9.9999 तक की ही वैल्यू अधिकतम शामिल करेंगे। 10 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमेशा नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड की जाएगी, न कि लास्ट वाले ग्रुप में। ये बस एक ऐसे ही रखा गया मान है, आभासी डेटा है, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो 10 की मान है ये अगले ग्रुप में इंक्लूड होगा। इसी तरह से यहाँ 20 ये अगले ग्रुप में होगा, या 19.99 तक का ही डेटा इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए L1 और L2 को समझने के बाद रही बात इंपॉर्टेंट, 0 और जो 10 के बीच का जो गैप है यानी 10, इसे हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग सीमा या वर्गांतर या वर्ग विस्तार, तीनों एक ही चीज है। यानी L1 और L2 का जो डिफरेंस है वही क्लास इंटरवल है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L1 माइनस L2 इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, यानी L2 में से घटेगा, प्लस माइनस या इग्नोर करें। L1 और L2 का जो डिफरेंस है वो क्लास इंटरवल, वर्ग सीमा, वर्गांतर या वर्ग विस्तार कहलाएगा। अब नेक्स्ट बिंदु आपका ये है कि L1 L2 हो गई, इनका वर्ग विस्तार भी हो गया। अब एक रही बात इंपॉर्टेंट, जैसे अगर L1 और L2 को जोड़कर उनमें 2 का भाग दिया जाए तो ज्ञात होने वाली वैल्यू को हम क्या कहेंगे, मिड वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, मिड वैल्यू, इसे हिंदी में बोलते हैं मध्य मूल्य। यानी अगर इस सीरीज को आपको फिर से ये डिस्क्रीट सीरीज बनाना हो तो आपको उसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वो अपने आप है खंडित श्रेणी खंडित में चेंज हो जाएगी। तो देखिए जैसे यहाँ पे 0 और 10 का मान 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 बराबर 5, तो यहां मैं लिख सकता हूं मिड वैल्यू 5। 20 और 10 30 होते हैं, दोनों में 2 का भाग लगा दीजिए, 15, फिर 25, 35 और ये 45। यानी निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के योगफल का आधा उसका मध्य मूल्य कहलाता है, मध्य मान कहलाता है। अखंडित श्रेणी में मध्य मूल्य निकालने के लिए उच्चतम और निम्नतम सीमाओं का आधा कर दिया जाता है, तो ये मध्य मूल्य या सेंट्रल वैल्यू कहलाती है। ये थी हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज के कुछ प्रकार भी होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अखंडित श्रेणियों के प्रकार होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।